स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफी जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्सों के सारांश है और कोशिश रहेगी कि पैसे और अमीरी को लेकर जो दो बिल्कुल अलग सोच इसमें बताई गई हैं उन्हें परत दर परत समझें। हाँ। किताब का जो केंद्र है वो दो पिताओं की कहानी है, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। दोनों जिंदगी और पैसे को एकदम अलग नजरिए से देखते थे। बिल्कुल। और यहीं से एक थोड़ी चौंकाने वाली बात निकलती है। किताब कहती है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, है ना अजीब? चलिए इसी से शुरू करते हैं। हाँ, ये किताब वाकई जो पारंपरिक सोच है ना, उसे चुनौती देती है। ये सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं बताती, जैसा कई लोग समझ लेते हैं। अच्छा। बल्कि जैसा आपने कहा और जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये पैसे की साइकोलॉजी, हमारी जो वित्तीय मानसिकता है और पैसे के साथ हमारा रिश्ता क्या है, उसको समझने के बारे में ज्यादा है। ये दो पिताओं का जो विरोधाभास है वो असल में दो अलग अलग जीवन दर्शन दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी सोच, हमारी मान्यताएं हमारी आर्थिक हकीकत बनाती हैं, शायद हमारी पढ़ाई लिखाई या नौकरी से भी ज्यादा। हाँ, ये दो पिताओं वाली बात तो कहानी का दिल है। कियोसाकी के जीवन में ये दो पिता थे, दोनों प्रभावशाली पर सलाह एकदम उल्टी। बिल्कुल। एक तो उनके असली पिता, गरीब पिता, पढ़े लिखे, पीएचडी, अच्छी सरकारी नौकरी, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं वो हमेशा पैसों की तंगी में रहे। सुरक्षित नौकरी पर निर्भर थे। हाँ, और दूसरी तरफ अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, 8वीं पास लेकिन बिजनेस और स्मार्ट निवेश से बहुत अमीर बने। देखा जाए तो पारंपरिक सोच से गरीब पिता ज्यादा सफल लगने चाहिए थे। वही तो, पर असलियत अलग थी। तो ये सवाल उठता है कि सोच का ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये फर्क पढ़ाई लिखाई का उतना नहीं है जितना कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता और दुनिया को देखने के नजरिए का है। अच्छा। जोखिम से बचना, मतलब जॉब सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी। जबकि अमीर पिता की सोच थी अवसर, आजादी, संपत्ति बनाना। वो सुरक्षा नहीं, वित्तीय स्वतंत्रता खोज रहे थे। उनका मानना था कि असली सुरक्षा ज्ञान और संपत्ति में है, नौकरी में नहीं। एक अपना समय बेच रहे थे पैसे के लिए, दूसरे सीख रहे थे कि पैसे से काम कैसे करवाना है। यही बुनियादी फर्क है। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर है किताब का पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये सुनने में पहली बार पहेली जैसा लगता है ना? स्रोत इसे समझाते हैं कि ज्यादातर लोग, मतलब गरीब और मध्यम वर्ग, तनख्वाह के लिए जीते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, अगली तनख्वाह का इंतजार करो। वो अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना समय, अपनी ऊर्जा पैसे के बदले बेच रहे होते हैं। जबकि अमीर लोग या जो अमीर बनना चाहते हैं वो इस चक्र से, इस रैट रेस से बाहर निकलने पर फोकस करते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं एसेट्स बनाने में, परिसंपत्ति। एसेट्स, हाँ। एसेट्स वो चीजें हैं जो मालिक के लिए लगातार पैसा कमाती हैं, चाहे वो उस वक्त काम कर रहे हों या नहीं। यही है पैसे का आपके लिए काम करना। अच्छा, तो ये पैसिव इनकम वाली बात हुई। बिल्कुल, ये पैसिव इनकम का आधार है। ऐसे सिस्टम या निवेश बनाना जो आप सो रहे हो तब भी आपके लिए आमदनी लाएं। तो पैसे का काम करना सिर्फ कहने की बात नहीं, एक ठोस रणनीति है। स्रोत में इसके कुछ उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। जैसे रियल एस्टेट में निवेश करके किराए से आमदनी, यहाँ पैसा आपकी प्रॉपर्टी के जरिए काम कर रहा है। ठीक है। या फिर स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदना जो डिविडेंड देती हों, लाभांश। हाँ। यहाँ आपका पैसा और पैसा बना रहा है। या फिर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी मुनाफा कमाए। ये सब उस आमदनी से अलग हैं जो नौकरी में घंटे के हिसाब से मिलती है। मतलब एक्टिव इनकम बनाम पैसिव इनकम। सही पकड़ा। नौकरी वाली इनकम एक्टिव है, आपके समय पर निर्भर। एसेट्स वाली इनकम पैसिव हो सकती है, समय से आजाद। ये फर्क समझना तो वाकई आंखें खोल देता है। और यहीं पर आता है किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सबक, वित्तीय साक्षरता का। हाँ। स्रोत कहता है कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें नौकरी करना तो सिखा देता है शायद, पर पैसा संभालना, निवेश करना, ये सब नहीं सिखाता। बिल्कुल। और कियोसाकी के अनुसार वित्तीय साक्षरता शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी पर सबसे जरूरी फर्क को समझने से, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, ये बहुत सुना है। इसे ठीक से समझाएंगे? जरूर। कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। एसेट, परिसंपत्ति, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है।
पैसा डालती है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले शेयर्स, आपका साइड बिजनेस जो मुनाफा कमा रहा हो, या कोई रॉयल्टी जिससे लगातार आमदनी हो। ये सब एसेट्स हैं। ये आपकी आय बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसके उलट लायबिलिटी या देयता कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, ये आपके खर्चे बढ़ाती हैं। अच्छा, जैसे कार का लोन जिसकी किश्तें भर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर ब्याज लग रहा है, या एक बड़ा सा घर जिसकी भारी ईएमआई जा रही है, साथ में मेंटेनेंस, टैक्स का खर्चा अलग। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये साधारण सा दिखने वाला फर्क एसेट और लायबिलिटी का किसी की पूरी वित्तीय जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये सिर्फ अकाउंटिंग की भाषा नहीं, पैसा बनाने का मूल मंत्र है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, खासकर जब हम सोचते हैं कि समाज हमें प्यार सिखाता है। कई लोग अपने घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कियोसाकी के हिसाब से अगर उस पे बड़ा लोन है और वो जेब से पैसा निकाल रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है, कम से कम तब तक जब तक लोन पूरा न हो जाए। एकदम सही। और अमीर लोग अपना ध्यान और पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए और पैसा कमाएं। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अनजाने में लायबिलिटीज जमा करते रहते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति बना रहे हैं। हाँ, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट। बिल्कुल। और अक्सर लोन पर। ये चीजें शायद अमीर महसूस कराएं, पर असल में उन्हें और कर्ज और खर्च के जाल में फंसा देती हैं। किताब इसे चूहा दौड़ कहती है। चूहा दौड़, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, फिर और कमाने के लिए और मेहनत करो। हाँ, और कभी वित्तीय रूप से आगे न बढ़ो। इस दौड़ से निकलने का तरीका कियोसाकी के अनुसार लायबिलिटीज कम करना और एसेट्स बढ़ाते जाना है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये तय करता है कि कोई कमाई खर्च के चक्र में फंसा रहेगा या संपत्ति बनाने की राह पर चलेगा। इस चूहा दौड़ से निकलने की बात से जुड़ा है तीसरा सबक, जो हमारी सोच की शक्ति के बारे में है। मानसिकता। स्रोत बताते हैं, गरीब पिता अक्सर कहते थे, मैं ये चीज नहीं खरीद सकता। ये वाक्य एक तरह से दिमाग को बंद कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग खत्म। हाँ, हार मान लेने जैसा। जबकि अमीर पिता उसी स्थिति में पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये हुई ना बात। ये सवाल संभावनाओं को जगाता है, दिमाग को समाधान खोजने पर लगाता है। सिर्फ सवाल बदला और पूरा नजरिया बदल गया। नहीं खरीद सकता एक स्टेटमेंट है जो एक्शन रोकता है। कैसे खरीद सकता हूँ एक सवाल है जो एक्शन और क्रिएटिविटी को उकसाता है। और यहाँ बात सिर्फ महंगी चीजों की नहीं है, ये जीवन की किसी भी चुनौती या लक्ष्य पर लागू होता है। मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, ये पूछना हमें अपनी सीमाओं से आगे सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, नए रास्ते तलाशने, नई स्किल सीखने। बिल्कुल। ये एक सक्रिय बनाम प्रतिक्रियाशील नजरिया है। पहला मानता है कि हालात हमारे काबू से बाहर हैं, दूसरा मानता है कि हम हालात बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी रोज की भाषा, हमारी सोच कैसे हमारे अवसरों को कम या ज्यादा कर सकती है। सही। क्या हम अनजाने में अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हैं? ये मानसिकता बदलना शायद किताब के सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक है। बिल्कुल। अब आते हैं सबक 4 और 5 पर, उद्यमिता और जोखिम। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क। स्रोत नौकरी की पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। किताब कहती है कि सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी काफी नहीं है वित्तीय आजादी के लिए। इसके बजाय ये अपना बिजनेस शुरू करने, निवेश करने और आय के कई स्रोत बनाने पर जोर देती है। ये उस सोच के बिल्कुल उलट है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ। और इसी से जुड़ा है जोखिम का नजरिया। स्रोत के मुताबिक गरीब पिता वाली सोच वित्तीय जोखिम से डरती है, पैसा खोने का डर। हाँ, सेफ खेलना चाहते हैं, सेविंग्स अकाउंट, कम रिटर्न वाले निवेश। बिल्कुल। जबकि अमीर पिता वाली मानसिकता वो जोखिम को समझते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं। वो आंख बंद करके जुआ नहीं खेलते, बल्कि सोच समझकर जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब आप होमवर्क करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, फायदे नुकसान का विश्लेषण करते हैं, फिर फैसला लेते हैं। वो समझते हैं कि बिना कुछ जोखिम उठाए कोई बड़ी वित्तीय तरक्की नहीं होती। उद्यमिता और निवेश को वो संपत्ति बनाने का मुख्य रास्ता मानते हैं। ये सीधे तौर पर एसेट्स बनाने से जुड़ा है। ये जोखिम से डरने के बजाय उसे समझने और काबू करने का खेल है। ये भी सोच का एक बड़ा बदलाव है। इसके बाद आते हैं सबक 6 और 7, नियंत्रण,
टैक्स और स्किल्स। हाँ, कंट्रोल, टैक्सेशन और स्किल्स। स्रोत कहता है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसे रखना और बढ़ाना भी जानते हैं। इसमें टैक्स के नियम, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की समझ शामिल है। सही। वो सीखते हैं कि कानूनी तरीकों से टैक्स का बोझ कैसे कम करें ताकि संपत्ति तेजी से बढ़े। वो अपने फाइनेंस के ड्राइवर सीट पर होते हैं। और ये कंट्रोल सिर्फ टैक्स तक नहीं है। नहीं, ये अपने खर्चों को समझना, बजट बनाने, निवेशों को मैनेज करने के बारे में भी है। और साथ ही स्रोत कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी जोर देता है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। जैसे कम्युनिकेशन, अपनी बात रखना, सेल्स और मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट या खुद को बेचना, और सबसे जरूरी निवेश की समझ, पैसे से पैसा बनाना। ये तो बहुत जरूरी स्किल्स हैं। ये अकादमिक ज्ञान से अलग हैं, पर असल दुनिया में शायद ज्यादा जरूरी हैं वित्तीय सफलता के लिए। ये वो औजार हैं जो बिजनेस खड़ा करने, डील करने और सही निवेश करने में मदद करते हैं। तो अगर हम इन सभी सबकों को एक साथ देखें, दो पिताओं की सोच, पैसे के लिए काम ना करना, एसेट लायबिलिटी का फर्क, सकारात्मक सोच, उद्यमिता, कैलकुलेटेड रिस्क, टैक्स, स्किल्स, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो किताब का सार ये नहीं कि सब करोड़पति बने, बल्कि ये है कि सब अपनी वित्तीय किस्मत का कंट्रोल अपने हाथ में ले। ये सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक नहीं, बल्कि एक निवेशक की तरह सोचने, वित्तीय रूप से साक्षर बनने और लगातार सीखने की यात्रा है। खेल के नियमों को समझना। हाँ, जैसे टैक्स, निवेश के सिद्धांत और खेलने के लिए जरूरी औजार हासिल करना, जैसे वित्तीय ज्ञान, बिजनेस स्किल्स, सही मानसिकता। ये मूल रूप से एक कर्मचारी की सोच से मालिक या निवेशक की सोच की तरफ एक बड़ा बदलाव है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? किताब का सार यही लगता है कि सिर्फ किताबी पढ़ाई या अच्छी नौकरी ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली अमीरी और कंट्रोल आता है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल आईक्यू, सही मानसिकता, माइंडसेट और निवेश की समझ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मेल से। मुख्य जोर हमेशा एसेट्स बनाने पर होना चाहिए, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप समय की गुलामी से आजाद हों। एकदम सटीक। किताब का केंद्रीय संदेश यही है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता पैसे को समझने, कमाने, रखने, बढ़ाने की कला ही असली संपत्ति है। यह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, वो ज्ञान है जो आपको लगातार संपत्ति बनाने लायक बनाता है। पारंपरिक नौकरी में मेहनत जरूरी है, पर वित्तीय स्वतंत्रता के लिए अक्सर काफी नहीं होती। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, पर यह कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। हाँ, ये एक लंबी यात्रा है। धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखने की जरूरत है इसमें। आज की इस बातचीत के बाद कुछ सवाल मन में रह जाते हैं, जैसे किसी के अपने जीवन में असली एसेट क्या है, कौन सी चीजें वाकई जेब में पैसा डाल रही हैं, और असली लायबिलिटीज क्या हैं जो पैसा निकाल रही हैं, चाहे समाज उन्हें संपत्ति ही क्यों ना मानता हो। सोचने वाली बात है। या फिर वो सवाल, मैं इसे कैसे हासिल कर सकती हूँ। ये छोटी सी सोच किसी बड़ी चुनौती या लक्ष्य को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है, शायद समाधान के नए दरवाजे खोल दे। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन पर सोचा जा सकता है।